Hello everyone, welcome to Jyoti classes. Guys, today I am here with some grammar topic और बहुत टिपिकल टॉपिक है ये, इसे आप टेक्निकल टॉपिक भी कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है फॉर द ऑल एग्ज़ाम्स. सो गाइस, हियर आई एम विथ a topic of simple sentences, compound sentences and complex sentences. सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी और विथ सम ट्रिक्स ऑल्सो. इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आप सारे एग्ज़ाम में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर. आप जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट यानी क्रिया करने वाला, वर्ब जो एक्शन है वो, और ऑब्जेक्ट यानी बाकी का जो हिस्सा होता है सेंटेंस का, बाकी का पार्ट ऑफ सेंटेंस. जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ. आई एम अ टीचर. आई एम अ टीचर, यहाँ पर आई क्या है? एज ए सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मैं. एम इज़ अ वर्ब और टीचर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में देखिए, शी डजंट सिंग अ सॉन्ग. शी डजंट सिंग अ सॉन्ग. ये शी क्या है? शी है सब्जेक्ट. डजंट. अब देखिए जो वर्ब होती है ना, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है. तो डजंट नॉट क्या है? डज नॉट क्या है? डज है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब है सिंग. ओके. अ सॉन्ग इज़ एन ऑब्जेक्ट. सो गाइज, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आई और शी, इसके अलावा पूरा जो पोर्शन है एम अ टीचर एंड डजंट सिंग अ सॉन्ग, इसे हम प्रेडिकेट कहेंगे. क्या कहेंगे? प्रेडिकेट. यानी सेंटेंस दो हिस्सों में बटा होता है, एक सब्जेक्ट होता है और बाकी का पूरा जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. क्लियर? तो यहाँ पर आई एम अ टीचर, यहाँ सब्जेक्ट आई एंड ऑल अदर पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. तो ये बात तो हो गई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की. अब बात करेंगे हम क्लॉज की. जब भी सेंटेंस की बात की जाए और क्लॉज की बात ना की जाए तो ये तो अधूरी बात है. अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक सब्जेक्ट और वर्ब को कंसिस्ट करता है. इसमें भी एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है जिसे आप कंप्लीट मीनिंग कन्वे करवा सकते हैं. मतलब कि कंप्लीट मीनिंग नॉट इन अ सेंस दैट इट मीन्स कि आपको उसको पढ़कर समझ में आ जाता है कि किसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है. अभी जो क्लॉज होते हैं ना, ये क्लॉज भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. जैसे नाम वैसी करनी. अब देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब तो आपको समझ में आता होगा. इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पर निर्भर ना हो, जो किसी पर निर्भर ना हो. और डिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर हो. यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों में ही सब्जेक्ट और वर्ब है. दोनों में ही क्या है? सब्जेक्ट भी दिया है, वर्ब भी दिया है. लेकिन जो हमारा इंडिपेंडेंट, जो किसी पर भी निर्भर नहीं है, वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है. और डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, वो कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता. उसे किसी का सहारा चाहिए अपना मीनिंग या कन्वे मैसेज कन्वे करने के लिए. क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई. एक क्लॉज क्या है? क्लॉज में है सब्जेक्ट और वर्ब. उस क्लॉज के भी दो पार्ट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो किसी पर भी निर्भर नहीं होता. यानी उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को पढ़कर आप समझ सकते हो कि ये किसके बारे में बात की है. लेकिन अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा, इवन दो दे हैव ऑल्सो सब्जेक्ट एंड वर्ब. क्लियर? तो ये तो बात हो गई डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज की. अब आप बोलेंगे क्लॉज तो हो गई, लेकिन इन सेंटेंसेस का क्या हुआ? देखिए, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है. इसे आप सिंपल क्लॉज को सेंटेंस भी कह सकते हो. क्या कह सकते हो? सेंटेंस. एग्जाम्पल से समझते हैं. वन एग्जाम्पल इज, आई लाइक टू सिट आउटसाइड. आई लाइक टू सिट आउटसाइड. इससे समझ में आ गया आपको कि मुझे बाहर बैठना पसंद है. मुझे बाहर बैठना पसंद है. ठीक है. तो ये हो गया आपका कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने वाला सेंटेंस. तो क्या हुआ? इसके लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. अब अगर मैं लिखती हूँ द स्काई इज़ क्लाउडी.
द स्काई इज क्लाउडी। तो यहाँ पर बादल आकाश है, आकाश में बादल है, तो क्या करूँ मैं इसका मतलब क्या हुआ? कोई मतलब क्लियर हुआ? मीनिंग क्लियर हुआ? क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस? नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, यानी इसका कोई भी मीनिंग कंप्लीटली शो नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा था, डिपेंडेंट क्लॉज यानी जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा था। तो ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया वो तो हो गया सिंपल सेंटेंसेस यानी IC। ओके, अब देखिए बात करते हैं कि जब भी कोई क्लॉज होगा ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इसका मतलब तो क्लियर हो गया, यानी कि कोई क्लॉज सेंटेंस हो सकता है जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, जिसका मीनिंग कंप्लीटली कन्वे किया जा रहा हो। लेकिन वो क्लॉज कब सेंटेंस नहीं होगा? जब वो डिपेंडेंट क्लॉज यानी इनकम्प्लीट थॉट हो, उसके अंदर मीनिंग कंप्लीटली कन्वे नहीं कर रहा होगा। समझ में आया? क्लियर? तो आपसे अगर कोई पूछता है कि क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज कब होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज जब होता है जब वो कंप्लीटली मीनिंग कन्वे कर रहा है, और डिपेंडेंट क्लॉज कब होगा? जब वो इनकम्प्लीट थॉट हो, उसका कंप्लीट मीनिंग सेंस नहीं कन्वे कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गए सिंपल सेंटेंसेस। अब बात करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड यानी कंपाउंड जो वॉल होती है हमारी, वो किसी से घिरी हुई है ना। तो किसी चीज़ से घिरी हुई है, यानी इसमें इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है ना, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से घिरा हुआ है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से घिरा हुआ है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेंगे। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई एम अ टीचर, माई हस्बैंड इज़ अ लॉयर। आई एम अ टीचर, माई हस्बैंड इज़ अ लॉयर। तो यहाँ पर दो क्लॉज है। देखिए, आई एम अ टीचर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, माई हस्बैंड इज़ अ लॉयर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। लेकिन इन दोनों सेंटेंस को अगर मैं जोड़ना चाहती हूँ तो मैं कैसे जोड़ सकती हूँ? हाउ कैन आई join these two sentence? I can join these two sentence with the help of coordinating conjunctions। किनसे जोड़ सकती हूँ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ सकती हूँ। बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम जो होता है ना, वो दो सेंटेंस को जोड़ना होता है, और जिससे कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट होते हैं। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है IC प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस IC, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस independent clause. Coordinating conjunction, that means and. Now make this sentence. I am a teacher and my husband is a lawyer. I am a teacher and my husband is a lawyer. She tried to lift the suitcase. She tried to lift the suitcase. It was too heavy. It was too heavy. Now we have two independent clause. Now we join them with the help of coordinating conjunction. यानी कि अब मैं इसे ज्वाइन करूँगी बट से। शी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस बट इट वॉज टू हैवी। उसने सूटकेस उठाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत भारी था। ठीक है ना, तो ये क्या किया मैंने? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन किया। तो कंपाउंड सेंटेंस को जब भी आपको पहचानना है, कैसे पहचानोगे? जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं ना, तब आप क्या बोलोगे? ये कंपाउंड सेंटेंस है। देखिए, इन कंपाउंड सेंटेंस का फंडा ही है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आप बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? तो कंजंक्शन के वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है, लेकिन आज फिर भी मैं आपको बताती हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो होते हैं फैन बॉयज़ यानी कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये जो भी कंजंक्शन आपको सेंटेंस में दिखाई दें, जो दो इंडिपेंडेंट कंजंक्शन को जोड़ रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को जोड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इसे कंपाउंड सेंटेंस बताएंगे। ये तो हो गई आपकी ट्रिक, आपको समझ में आ गया। जब भी आप कंफ्यूज होते हो कि इसमें क्या बोलूँ, ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, सिंपल कंपाउंड सेंटेंस दैट मीन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विच वर जॉइन विद द हेल्प ऑफ फैन बॉयज़, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रखने का तरीका, फैन बॉयज़ नाम याद रखिए, आपको सारे कंजंक्शन याद हो जाएंगे। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। क्लियर?
इनसे ज्वाइन हुआ, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो बनता है ना बेटा, वो बनता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन इसमें जो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाली चीज़ें होती हैं वो होती हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर जो आईसी है यानी कंप्लीट एक थॉट कन्वे कर रहा है ना, हमें पूरा मीनिंग बता रहा है, और जो डीसी है वो इन नॉट अ कंप्लीट थॉट, पूरा कंप्लीट थॉट डिलीवर नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर रहा है, यानी एक पूरे विचार के साथ एक अधूरा विचार जो ज्वाइन हो रहा है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा हो रहा है या रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा हो रहा है। सिंपली समझो बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वहाँ पर या रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? रिलेटिव होगा या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। क्लियर गाइस, इट डजेंट मैटर कि डीसी पहले आता है या आईसी पहले आता है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउंस पर कि आपको क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पर। ठीक है, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका पहले सेंटेंस में आईसी है या डीसी है, डीसी या आईसी है। ओके क्लियर। एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन ही वॉन द अवार्ड एवरीवन चीयर्ड। व्हेन ही वॉन द अवार्ड एवरीवन चीयर्ड। अब यहाँ पर जो व्हेन ही वॉन द अवार्ड, व्हेन ही क्या है? ये व्हेन एक कंजंक्शन है और ही क्या है? सब्जेक्ट है। वॉन वर्ब है। लेकिन जब उसने अवार्ड जीता, कोई कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है यानी कि डीसी है। क्लियर। एवरीवन चीयर्ड, सब लोगों ने चीयर किया, ये तो हमें समझ में आ गया, सब लोग चीयर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आईसी है। यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब है। तो ये जो हुआ ना, व्हेन के द्वारा इसे ज्वाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ व्हेन वी आर ज्वाइनिंग दिस सेंटेंस, सो इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तो बात हो गई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आई नो अ गर्ल हु लिव्स इनसाइड द हाउस। मैं उस लड़की को जानता हूँ। आई नो अ गर्ल हु लिव्स इनसाइड द हाउस, या हु लिव्स इनसाइड द हाउस, उस घर में रहती है, तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग है? नहीं है। तो ये सेकंड सेंटेंस क्या हुआ बेटा? डीसी हुआ। और फर्स्ट सेंटेंस में उस लड़की को जानता हूँ, आईसी है। लेकिन इसे ज्वाइन किससे किया है? मेन थिंग, किससे ज्वाइन किया है? हु से। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी सेकंड जो सेंटेंस है वो रिलेटिव क्लॉज हो गया बेटा। हु, दैट, विच, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, इनसे ज्वाइन करने वाले सेंटेंस क्या हो जाते हैं? रिलेटिव क्लॉज हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन करते हो तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमारे ये सेंटेंस क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। क्लियर। नाउ आई वांट टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट टिप्स। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है सारे एग्जाम्स के लिए। जब भी डीसी पहले आए, अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है और आईसी बाद में आता है, तो आप वहाँ पर कॉमा लगाओगे, आप वहाँ पर कॉमा लगाओगे। ओके। लेकिन वाइस वर्सा, अगर आईसी कम्स फर्स्ट, इफ़ आईसी कम्स फर्स्ट, अगर आईसी पहले आ जाता है तो आप बाद में कॉमा नहीं लगाओगे। यू विल नॉट यूज़ कॉमा। ओके, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल टू क्लियर दिस फंडा। If I say I love to do shopping because I get promotion, I love to do shopping because I get promotion। बेटा यहाँ पर I love to do shopping क्या है? मुझे शॉपिंग करना पसंद है, क्या है? आई है, आईसी, और उसके बाद बिकॉज से ज्वाइन करके डीसी है। तो आईसी पहले है, डीसी बाद में है, तो कॉमा नहीं लगेगा। बट आई से बिकॉज आई गेट प्रमोशन आई लव टू डू शॉपिंग, तो यहाँ पर बिकॉज पहले आया है, आई गेट प्रमोशन, तो यहाँ पर कोई मीनिंग कंप्लीट नहीं है ना इसका। तो ये क्या है? डीसी पहले आ गया और आईसी बाद में है, तो यहाँ पर मुझे कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज आई गेट प्रमोशन आई लव टू डू शॉपिंग। क्लियर। कॉमा का क्राइटेरिया क्लियर हो गया आप लोगों को। Now guys, I am giving you some sentences to identify the simple, compound and complex sentence. You guys to try to do them, and I am giving you structure as well as you follow that. Okay. First one is Ram knew lots about crocodiles. Ram knew lots about crocodiles. Which kind of sentence it is? Tell me. So guys, this is the simple sentence because this sentence have subject Ram, verb knew, and object is here. So subject and predicate is here, so it is a simple sentence. Okay, without carrying any subordinate conjunction and coordinate conjunctions. Next one is, although Ram was running late, he seemed relaxed. He seemed relaxed. Which kind of sentence it is? Guys, here
In the first sentence, although Ram was running late, it is not convey a complete meaning, complete sense, so it is DC. And the second one is he seemed relaxed is IC. तो जब भी आप डीसी यानी डिपेंडेंट क्लॉज को आईसी क्लॉज से पहले लिखते हो और उसमें ज्वाइन करते हो ऑल्दो जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया है, तो ये वाला सेंटेंस जो हो गया वो हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्या हुआ? विच काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, जहाँ पर आप आईसी और डीसी को किससे ज्वाइन करोगे? मेन फोकस आपका होगा कंजंक्शन को देखना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउंस है, तो रिलेटिव कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पर ये हो गया कॉम्प्लेक्स. क्लियर? नेक्स्ट वन इज ही वॉज हंग्री सो ही लेट. ही वॉज हंग्री सो ही लेट. यहाँ पर ही वॉज हंग्री क्या है? पूरा हमें पता चल रहा है वो भूखा है, तो भूखा था इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अब यहाँ सेकंड देखिए, सेकंड क्लॉज में है सो ही लेट, इसलिए वो लेट हो गया था. तो क्यों लेट हो गया था, क्या हो गया था, कोई रीज़न समझ में नहीं आएगा, अलग से इस सेंटेंस को देखते हैं. तो बेटा ये क्या हो गया? डीसी हो गया. अब आईसी और डीसी को मैंने ज्वाइन किससे किया है? सो से. फैन बॉयज़ सो एस, तो ये क्या हो गया बेटा? सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ. जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखाई देगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, क्लियर हो गया आपके दिमाग में? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब बनता है? जब आपके सामने कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखाई दे या रिलेटिव कंजंक्शन हो. सेकेंडली कंपाउंड सेंटेंस बनेगा जब हमारे सामने फैन बॉयज़ यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखाई देते हैं. और सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आता है. क्लियर? सो गाइज, आई होप you are clear with these structures. So if you like this video, hit the like button, share this video with your friends and relatives, and then goodbye.